Good morning, dear students. I welcome to all of you once again. And today we are going to talk on the 7 ages of man. एक व्यक्ति की जीवन की 7 अवस्थाएं. This is the poem composed by William Shakespeare, the famous poet in English. ये विलियम शेक्सपियर जो कि अंग्रेजी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं, इनके द्वारा रचित ये कविता है. और इस कविता में एक मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाओं की बात विलियम शेक्सपियर करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, द थीम ऑफ द पोएम इज ह्यूमन लाइफ. इस कविता की थीम विषय वस्तु मनुष्य जीवन है. दैट हैज बीन डिवाइडेड इन 7 एजेस बाय विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा 7 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है. एंड विलियम शेक्सपियर सेज that the whole world is nothing than a big stage and all the people in it are merely players. William Shakespeare compares the whole world with the stage and all the people in it are compared with players. And he says, what he says? Let's see. All the world's a stage. विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ये पूरा का पूरा संसार एक मंच है. ये पूरा का पूरा संसार एक मंच है, एक स्टेज है. एंड ऑल द मैन एंड वीमन मियरली प्लेयर्स. मियरली मीन्स ओनली. और समस्त पुरुष और समस्त महिलाएं इसमें मात्र कलाकार हैं, अभिनेता हैं, पात्र हैं. प्रिय विद्यार्थियों, विलियम शेक्सपियर इस पूरे के पूरे संसार को एक मंच मानते हैं और इसमें रहने वाले समस्त प्राणियों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको एक मनुष्यों को एक प्रकार से पात्र मानते हैं, कलाकार मानते हैं, अभिनेता मानते हैं, जो अपनी अलग अलग भूमिकाओं को यहाँ निभाते हैं, अपनी अलग अलग भूमिकाओं का मंचन करते हैं, अलग अलग नाटक का जो रोल है वो प्ले करते हैं. दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस. दे हैव देयर एग्जिस्ट and their entrances. Dear students, कवि कहता है कि समस्त लोग इस सांसारिक मंच पर अपना प्रवेश लेते हैं और फिर बाद में अपना रोल प्ले करते हैं, और रोल प्ले करने के बाद में इस संसार रूपी मंच को अलविदा कह जाते हैं. What does the poet want to say? The poet discloses that a person take entry on this worldly stage like an actor and then plays his role, and when he has completed his role then he say goodbye to this worldly stage. He says, जिस प्रकार से किसी मंच पर अपना रोल प्ले करने के लिए कोई अभिनेता प्रवेश लेता है, फिर बाद में वो अपने नाटक का मंचन करता है और अपना रोल पूरा होने के बाद वह उस मंच को अलविदा कहकर चला जाता है, अलविदा कह देता है, ठीक उसी प्रकार से इस सांसारिक मंच के ऊपर या इस सांसारिक मंच पर व्यक्ति जन्म लेकर प्रवेश लेता है और इसके बाद में अपने जीवन की 7 अलग अलग भूमिकाओं को प्ले करता है, अपने जीवन की 7 अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है. और जब अपने जीवन की भूमिकाएं निभा चुका होता है तो इस संसार को अलविदा कह देता है, यानी कि इस संसार से अलविदा हो जाता है. His acts being 7 ages. कवि कहता है कि एक व्यक्ति के जीवन रूपी नाटक के 7 भाग हो सकते हैं. कवि कहता है एक व्यक्ति के जीवन रूपी नाटक की 7 भूमिकाएं होती है, यानी कि व्यक्ति अलग अलग 7 भूमिकाओं को प्ले इस सांसारिक मंच पर करता है. एट फर्स्ट द इन्फेंट. कवि कहता है इस मनुष्य जीवन की प्रथम अवस्था इन्फेंट होती है. ध्यान रखिएगा, हमें प्रत्येक अवस्था का पता होना चाहिए कि जीवन में कौन से नंबर की अवस्था का क्या नाम है और उस अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार का रोल प्ले करता है, यह हमें पता होना चाहिए. तो कवि कहता है एट फर्स्ट द इन्फेंट. इस मनुष्य रूपी जीवन की प्रथम अवस्था को कवि इन्फेंट की अवस्था बताता है, यानी शेषव अवस्था बताता है, एक शिशु की अवस्था बताता है. यह अवस्था वो होती है जिसमें बच्चा नया नया जन्म लेता है.
कवि कहता है एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था जीवन के अंदर या जीवन में एक शिशु की अवस्था होती है और क्या रोल प्ले करता है? म्यूलिंग एंड पकिंग। म्यूलिंग का मतलब होता है रोना, क्राइंग। पकिंग मीन्स वॉमिटिंग। कवि कहता है इस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति रोता रहता है, इस अवस्था में व्यक्ति रोता रहता है, पकिंग उल्टियां करता रहता है, इन द नर्सेज आर्म्स, अपनी दाई की गोद में, अपने दाई की भुजाओं में। कवि कहता है कि जो प्रथम अवस्था होती है, जिस अवस्था का नाम इन्फेंट है, इस इन्फेंट की अवस्था में, इस शेषवा अवस्था में एक व्यक्ति सिर्फ इतना सा रोल प्ले करता है कि वह अपनी दाई की गोद में सिर्फ रोता रहता है और उल्टियां करता रहता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, इसके बाद में कवि दूसरी अवस्था बताता है स्कूल बॉय की। देखिए फर्स्ट अवस्था क्या है? द इन्फेंट। सेकेंड अवस्था द स्कूल बॉय। इसके बाद में कवि दूसरी अवस्था बताता है स्कूल बॉय की, यानी कि स्कूल बॉय इज द सेकेंड स्टेज, सेकेंड एज ऑफ ए मैन ऑन दिस वर्ल्डली स्टेज। इस सांसारिक मंच पर स्कूल का बच्चा मनुष्य जीवन की दूसरी अवस्था है और इस दूसरी अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार का रोल प्ले करता है ये अपन को देखना है। कवि कहता है देन द विनिंग स्कूल बॉय, और उसके बाद रो रो कर शिकायत करने वाला। विनिंग का मतलब होता है क्राइंग, यानी क्राइंगली कंप्लेंट, जो व्यक्ति रो रो कर शिकायतें करता है। तो कवि कहता है इसके बाद में दूसरी अवस्था रो रो कर शिकायतें करने वाले उस स्कूल के बच्चे की होती है, स्कूल जाने वाले बच्चे की होती है। विद इज सेचल, सेचल मीन्स स्कूल बैग, जो अपने स्कूल के थैले के साथ, बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के समान चमकते हुए दमकते हुए अपने चेहरे के साथ। यानी स्कूल का बच्चा कैसा होता है? द विनिंग, रो रो कर शिकायत करने वाला, और अपने इस छोटे से स्कूल के बैग के साथ देखा जा सकता है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका चेहरा हमेशा सुबह 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 के समान चमकता रहता है, दमकता रहता है। और कवि कहता है क्रीपिंग लाइक स्नेल, घोंगे के समान, स्नेल मीन्स घोंगा, घोंगे के समान पांव घसीट कर चलते हुए। यहां क्रीपिंग का मतलब पांव को घसीट कर चलता हुआ, यानी रेंगते हुए पांव से। वह लड़का घोंगे के समान रेंगते हुए पांव से अनविलिंगली टू स्कूल, अनिच्छा से, बिना मन के स्कूल जाता है। अनिच्छा से या बिना मन के स्कूल जाता है। तो स्कूल बॉय की अवस्था में कवि क्या कहता है कि वह घोंगे के समान अपने रेंगते हुए पांवों से बिना मन के स्कूल जाने वाले बच्चे की अवस्था होती है। देन द लवर, इसके बाद कवि कहता है कि जो तीसरी अवस्था आती है वह मनुष्य जीवन में एक प्रेमी की अवस्था आती है। कवि कहता है द थर्ड स्टेज, द थर्ड एज ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस वर्ल्डली स्टेज इज अ लवर, यानी इस सांसारिक मंच पर एक मनुष्य के जीवन की तीसरी अवस्था प्रेमी की अवस्था होती है। तीसरी अवस्था प्रेमी की अवस्था होती है, और प्रेमी की अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार का रोल प्ले करता है ये शेक्सपियर यहां कहता है। साइन लाइक फर्नेस, साइन का मतलब होता है आहें भरना, और फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। ये वो अवस्था होती है जिस अवस्था में एक व्यक्ति भट्टी के समान गर्म आहें भरता है, भट्टी के समान गर्म आहें भरता है। विद ए वॉयफुल बेल्ट, यहाँ वॉयफुल का मतलब है दुखद और बेल्ट का मतलब है गीत, और अपनी विरह वेदना में गीत गुनगुनाता है, यानी कि विरह वेदना के दुखद गीत गाता है। और उन दुखद गीतों में भी क्या होता है? मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, अपनी प्रेमिका की, अपनी प्रियसी की बाहों का वर्णन करता है। आईब्रोज मीन्स बाहें, और यहां जो वर्ड यूज किया है मेड टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मीन्स प्रेमिका, बिलाउड। कवि कहता है तीसरी अवस्था एक प्रेमी की अवस्था होती है
इस अवस्था के अंदर व्यक्ति करता क्या है, ये देखिए ये थर्ड एज है ह्यूमन लाइफ की। इस तीसरी अवस्था में क्या रोल प्ले करता है कि वह गर्म भट्टी के समान आहें भरता है, गर्म भट्टी के समान आहें भरता है तथा अपनी जो प्रियसी है, अपनी जो प्रेमिका है, उसकी प्रेमिका के बाहों की प्रशंसा में दुखद वेदना से भरे हुए वेदनापूर्ण तरीके से यानी दुखद गीत गुनगुनाता है, दुखद गीत गाता है। वह वेदना और विरह वाले गीतों में भी अपनी जो प्रेमिका होती है उस प्रेमिका की प्रशंसा करता है। डियर स्टूडेंट्स, this is the point. We have almost disclosed the three stage. First is the infant, second is the schoolboy, third is the lover. And Shakespeare has disclosed different roles of a man in all three different stages. और इसके बाद फिर आती है जीवन की चौथी अवस्था, then a soldier. Soldier means सैनिक। कवि कहता है इसके बाद जीवन की जो चौथी अवस्था है वो एक सैनिक की अवस्था होती है। और देखिए इस सैनिक की अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार का रोल प्ले करता है, किस प्रकार जीवन की भूमिका निभाता है। तो कवि कहता है फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑक्स, ये जीवन की ऐसी अवस्था है जो एक अजीब प्रकार की कस्मों और वादों से भरी रहती है। अपन ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर उसकी जो भाषा होती है वो गाली गलोच वाली होती है, गाली गलोच वाली भाषा का इस्तेमाल करता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, पार्ड मीन्स होता है तेंदुआ और बियर्डेड मीन्स दाढ़ी, और अपनी दाढ़ी में वो तेंदुए के समान बहुत ही भयानक दिखाई देता है, यानी कि डरावना दिखाई देता है, खतरनाक दिखाई देता है। कवि कहता है चौथी अवस्था एक सैनिक की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो व्यक्ति का जीवन होता है वो अजीब प्रकार की कस्में और वादों वाला जीवन होता है, एक अलग प्रकार की गाली गलोच वाली भाषा वाला जीवन होता है। बियर्डेड लाइक द पार्ड, तेंदुए के समान, यानी अपनी दाढ़ी में वो तेंदुए के समान भयानक लगता है। जेलस इन ऑनर, अपने सम्मान का भूखा होता है, अपने सम्मान के प्रति ईर्ष्यालु होता है। मेंस अपने सम्मान का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकता, अपने सम्मान का सौदा किसी से नहीं कर सकता। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और झगड़े में एकदम तैयार रहने वाला होता है, झगड़े के लिए, लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहने वाला होता है। तो ये अवस्था होती है सैनिक की अवस्था। और कहता है आगे कवि, कहता है सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग मीन्स चाहना, बबल रेपुटेशन का मतलब होता है क्षणिक सम्मान, क्षणिक सम्मान चाहता है वो। कवि कहता है सीकिंग द बबल रेपुटेशन, क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए इवन इन द कैनन्स माउथ, यहां तक कि तोप के मुंह में जाने से भी नहीं घबराता। मतलब क्या हुआ, शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि एक सैनिक का जीवन वह जीवन होता है, सैनिक की अवस्था वह अवस्था होती है, उसमें क्षणिक रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए भी, क्षणिक इज्जत को प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति यहाँ तक कि अपने जीवन को भी दांव पर लगाने में, अपने जीवन को भी संघर्ष में झोंकने से पीछे नहीं हटता है। एंड देन द जस्टिस, इसके बाद पांचवी जो अवस्था है जीवन की वो एक न्यायाधीश की अवस्था होती है। ये एक न्यायाधीश की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति एक जस्टिस की भूमिका निभाता है। और इस जस्टिस की एज में किस प्रकार का रोल प्ले करता है, कवि कहता है इन फेयर राउंड बेली, उसका जो पेट होता है वो गोल मटोल होता है। इसका पेट कैसा होता है, गोल मटोल होता है, विद गुड कैपोन लाइन्ड, कैपोन का मतलब यहाँ मुर्गे से है, मेल मुर्गा जिसे अपन कहते हैं। इसके दो अर्थ कविता में शेक्सपियर ने दिए हैं। नंबर एक, उसका नर मुर्गे के समान जो पेट है वो गोल मटोल होता है, और दूसरा अर्थ यहाँ यह है कि वह मुर्गे खाने के कारण उसका जो पेट है वो गोल मटोल हो जाता है। विद आईज,
विद आई सीवियर, कवि कहता है अपनी कठोर दृष्टि के साथ। विद आईज सीवियर का मतलब होता है कठोर दृष्टि वाली आंखें। उसकी जो आंखें होती है वो कठोर दृष्टि वाली होती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी फॉर्मल कट में होती है। फॉर्मल कट की दाढ़ी रखे हुए ये व्यक्ति होता है। फुल ऑफ वाइज सॉज, कवि कहता है बुद्धिमत्ता पूर्ण कहावतों से भरा हुआ होता है। यानी इसके जीवन में बुद्धिमत्ता पूर्ण कहावतों का रोल होता है। बुद्धिमत्ता पूर्ण कहावतों के साथ एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, और आधुनिक उदाहरणों के साथ। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, वह अपने जीवन की भूमिका को निभाता है। एक बार फिर से देखिए कवि क्या कहता है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि देन जस्टिस, पांचवी जो अवस्था है मनुष्य के जीवन की, वो एक न्यायाधीश की अवस्था होती है। और इस अवस्था के लिए कवि क्या कहता है, ये कहता है कि इस अवस्था में व्यक्ति का पेट मुर्गे खाने के कारण गोल मटोल हो जाता है। उसकी जो आंखें होती है वो कहता है कठोर दृष्टि वाली आंखें होती है। उसकी दाढ़ी फॉर्मल कट में होती है। और कवि कहता है, क्या कहता है, बुद्धिमत्ता पूर्ण कहावतों के माध्यम से, यानी बुद्धिमत्ता पूर्ण कहावतों की सहायता से और आधुनिक उदाहरणों की सहायता से वह अपनी न्यायाधीश की भूमिका का रोल प्ले करता है, यानी कि अपने न्यायाधीश की भूमिका को निभाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक्स ऑन द 6th एज ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब हम मनुष्य जीवन की छठी अवस्था की बात करते हैं। देखिए हमारे पास लास्ट दो स्टेज बची है, दो एजेज बची है। शेक्सपियर कहते हैं कि द 6th एज शिफ्ट्स इनटू अ लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। कवि कहता है कि मनुष्य जीवन की छठी अवस्था एक दुबले पतले और हास्यास्पद प्राणी में परिवर्तित हो जाती है। वैसे स्लीपर्ड एंड पेंटालून की बात में कहूं तो स्लीपर्ड यानी चप्पल, पेंटालून यानी पायजामा, यानी ये दोनों चीजें पहने हुआ एक व्यक्ति किसी जोकर से ज्यादा कुछ नहीं लगता, जिसको अपन हास्यास्पद प्राणी कह सकते हैं। तो कवि कहता है कि मनुष्य के जीवन की छठी अवस्था वो अवस्था है जो एक जो व्यक्ति को दुबले पतले और हास्यास्पद प्राणी में परिवर्तित कर देती है। कवि कहता है विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, उसकी नाक के ऊपर चश्मा पड़ा रहता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी बगल की जो त्वचा होती है वह भी एक थैली के समान लटक जाती है। यानी जवानी में जो उसकी त्वचा कड़क होती है, टाइट होती है, वही त्वचा इस अवस्था के अंदर ऐसे लटकने लग जाती है जैसे कि मानो कोई छोटी थैली लटक रही हो। कवि कहता है इस अवस्था में व्यक्ति का शरीर इतना सिकुड़ जाता है, कवि कहता है हिज यूथफुल होज मीन्स जुराफ, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, यदि जवानी में खरीद कर रखा गया उसका कोई जुराफ जिसको अच्छी तरीके से सुरक्षित रखा है। ए वर्ड टू वाइट फॉर हिज श्रंक सैंक, वह उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए, सैंक मीन्स टांगे, श्रंक मीन्स सिकुड़ी हुई, वह जवानी में खरीदकर सुरक्षित रखा गया जुराफ बुढ़ापे में उसके सिकुड़ी हुई टांगों के लिए वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है। यानी जो जुराफ जवानी में उसके बिल्कुल फिटिंग का था और उसको सुरक्षित रूप से रख लिया गया है, बुढ़ापे में उसकी सिकुड़ी हुई टांगों में वह जुराफ भी बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है। यानी उन टांगों के लिए वो जुराफ ढीला रहता है। एंड इट्स बिग मैनली वॉइस, कवि कहता है और उसकी वो बड़ी सी मर्दानी आवाज, मैनली वॉइस का मतलब है मर्दानी आवाज, और उसकी वो बड़ी सी मर्दानी आवाज टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश टेरेबल पाइप्स, कवि कहता है और उसकी वो मर्दानी आवाज फिर से परिवर्तित होकर एक चाइल्डिश टेरेबल पाइप का मतलब है कि बच्चे की दुबली पतली आवाज जैसी हो जाती है, फिर से उसकी आवाज दुबली पतली हो जाती है। एंड विसिल्स इन साउंड, और जब भी वो बोलता है तो उसकी आवाज में सीटी बजने की सी आवाज आती है, और जब भी वो बोलता है
तो उसकी आवाज में सीटी बजती है, यानी ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई एक अलग कला सीख ली है उसने, सीटी बजाकर बोलने वाली। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। कवि कहता है ये 7वीं अवस्था जो मनुष्य के जीवन की अंतिम अवस्था है, ये 7वीं अवस्था जो मनुष्य के जीवन की अंतिम अवस्था है, कवि कहता है दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। ये वो अवस्था है जो संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं से भरे हुए इस इतिहास का अंत कर देती है। यानी ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें आने के बाद या जिसमें आने के उपरांत मनुष्य की 1 से लेकर 6 जो अवस्थाएं हैं जीवन की, उन 6 अवस्थाओं की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सब की सब इस अवस्था में खत्म हो जाती है। मतलब उन अवस्थाओं का इतिहास खत्म हो जाता है। कवि कहता है इस सेकंड चाइल्डिशनेस, एक प्रकार से ये 7वीं अवस्था मनुष्य का दूसरा बचपन होती है, मनुष्य के जीवन का दूसरा बचपन होती है, एंड नियर ऑब्लिवियन। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विस्मृति वाला जीवन होता है। 7वीं अवस्था मनुष्य के जीवन की वो अवस्था है जिसमें नियर ऑब्लिवियन होता है, सिर्फ केवल मात्र विस्मृतियां रह जाती है। और कवि कहता है सा टिप्स, सा आइज, सा टेस्ट, सा एवरीथिंग। कवि कहता है बिना दांतों के, बिना आंखों के, मतलब बिना दृष्टि के, बिना स्वाद के और बिना हर किसी चीज के, ये मनुष्य की 7वीं अवस्था एक दूसरा बचपन बन जाती है। यानी कि मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार से बचपन होता है और बचपन में मनुष्य जिस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसी प्रकार से कभी कहता है कि बिना आंखों के, बिना दांतों के, बिना टेस्ट के, हर चीज के बिना, ये अंतिम अवस्था व्यक्ति के जीवन का दूसरा बचपन होती है।